संविधान की ओर। भारत के संविधान में किस तरह के प्रावधान हैं, किस तरह की शासन प्रणाली है, भारत की संसदीय प्रणाली किस तरीके से चलती है, इस पर अब हम अध्ययन करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये हमारा अगला विषय है। भारत में संसदीय प्रणाली है, ये तो हम लगातार समझ गए, और ये स्वतंत्रता से पहले थी, इसको भी हमने पूर्व में समझ लिया। 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत के संसदीय प्रणाली के इतिहास की शुरुआत हम यहाँ से देख सकते हैं। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके संसदीय प्रावधानों को पूरी तरीके से तो लागू नहीं कर पाए, उसके जो भी कारण रहे हों, पर सच्चाई ये है कि उस एक्ट में पहली बार आधुनिक तरीके की संसदीय प्रणाली के प्रावधान किए गए थे। 1935 के बाद भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो 1935 के प्रावधानों को और विकसित करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस व्यवस्था को, संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूपेण लागू किया, और आज भी ये संसदीय प्रणाली सतत रूप से कार्य कर रही है, सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। निश्चित रूप से इस 85 वर्ष की यात्रा में हमारी संसदीय प्रणाली ने कुछ उतार चढ़ाव देखे, कई बार चिंताएं भी हुई, लेकिन हम हर बार बखूबी उनसे निकलते हुए अपनी इस लोकतंत्री संसदीय प्रणाली को और मजबूत करने में सफल हुए हैं। इस व्यवस्था ने अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है जिसके लिए हम व्यवस्था को दोष दें। संसदीय संस्थाओं को चलाने का इतना लंबा अनुभव अब हमें हो गया है कि हम अब शासन प्रणाली को, इस शासन प्रणाली को बदलने की बात तो बिल्कुल करते ही नहीं। उल्टा, बल्कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि जनता जागरूक हो, जनता सतत रूप से जागरूक हो, राजनीतिक दलों के आदर्श और उच्च हों। इस तरीके से हम अपनी संसदीय प्रणाली को और मजबूत करने का प्रयास करना है, लेकिन संसदीय प्रणाली पर कतई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में दलों का गठन अब सामाजिक और आर्थिक आधारों पर हो। जरूरत इस बात की है कि चुनावी प्रक्रिया का शुद्धिकरण हो। जरूरत इस बात की है कि कुछ ऐसे आधुनिक विचारों को हमारे संविधान में स्थान दिया जाए जो हमारे लोकतंत्र या संसदीय व्यवस्था की जड़ों को और मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए राइट टू रिकॉल, नोटा, NOTA, नोटा का जो प्रावधान है, ये पूर्व में नहीं था। जब तक ये नहीं था, तब तक इस व्यवस्था में कुछ खामियां दिख रही थी, पर हमने खामियों को हटाने का निश्चय किया, व्यवस्था को बदलने का नहीं। उसी प्रकार राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी एक ऐसा प्रावधान है जिसकी हमारे संविधान में जोड़े जाने की जनता की अपेक्षा है। आज की स्थिति यह है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए संसदीय प्रणाली ही सबसे उपयुक्त मानी जा रही है, उसके अलावा और कोई अधिक प्रणाली नहीं। और उसका कारण है कि संसदीय प्रणाली में जनता की इच्छा का सम्मान है, संसदीय प्रणाली में जनता को सर्वोच्च माना गया है, और संसदीय प्रणाली ही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जिनमें दूसरी प्रणालियों में सामान्यतः टकराहट देखी गई है, वहाँ उल्टे यहाँ पर हमने एक तरीके से तालमेल बना के रखा है, और शासन
परोक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। परोक्ष इसलिए क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद उन सांसदों से मिलकर बना है जिसका चयन जनता करती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये व्यवस्था को भारत के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जा सकता है। भारत में अध्यक्षात्मक प्रणाली इतने विशाल देश होने के कारण, इतनी विविधता के कारण शायद उतनी सफल ना हो पाए, ऐसा विचारकों का मानना है। वर्तमान में संसदीय प्रणाली की दशा को लेकर कभी कभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन कभी भी ये चिंता इस गहराई तक नहीं गई कि लोग संसदीय प्रणाली को हटाकर अध्यक्षीय प्रणाली को लाने की बात करें। भारत की संसदीय व्यवस्था की एक और खासियत है। एक शब्द आपको बार बार संविधान में आएगा, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का मिलना, राज्यों का एक समूह के रूप में इकट्ठा होना और ऐसा करते हुए राष्ट्र का बनना। तो संसदीय प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, इसके अपनाए जाने से भारत में जो कार्यपालिका है वो दो स्तर पे कार्य करती है। क्योंकि वो संघात्मक है, क्योंकि वो राज्यों के मिलने से एक राष्ट्र बनने की कल्पना है, इसलिए राज्यों की भी अपनी कार्यपालिका है, राज्यों की भी अपनी व्यवस्थापिका है। तो एक ओर जहाँ केंद्रीय कार्यपालिका, तो दूसरी ओर वो राज्य की कार्यपालिकाएं। एक ओर जहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका, वहीं दूसरी ओर राज्य की व्यवस्थाएं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका की यदि बात करें तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसके मंत्रिपरिषद है, आदि आदि। और राज्य स्तर में कार्यपालिका को यदि हम देखें तो केंद्र जैसा, राष्ट्रपति जैसा केंद्र में है, राज्यपाल वैसा ही राज्य में है। प्रधानमंत्री जैसे केंद्र में है, मुख्यमंत्री वैसे राज्य में है। और मंत्रिपरिषद जैसा केंद्र में है, उसी प्रकार का मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में भी है। तो अब हम आगे अपने विषय पे बढ़ते हुए अब हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का राष्ट्रपति, भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का स्थान, उसकी शक्तियां और उसका औचित्य। राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 स्पष्ट लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब कार्यपालिका की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था पूर्व में कि दो तरह की कार्यपालिका हमारे यहाँ है, एक संकीर्ण अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। और फिर उसके बाद मैंने जिक्र किया था कि नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका को हम संवैधानिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। संवैधानिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में क्या अंतर है? भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यपालिका की शक्ति दी गई है। केंद्रीय सरकार अर्थात संविधान के तहत उसे सर्वोच्च माना गया है। संविधान के तहत उसे देश का मुखिया माना गया है, राज्य का मुखिया माना गया है। केंद्रीय सरकार के सभी कार्य जो भी करती हो,
वे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की जो सैलरी आती है वह भी राष्ट्रपति के नाम से आती है। लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिस में इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि केंद्रीय परिषद या जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं वह करती है। धरातल पर सच्चाई तो ये है कि असली शक्तियां, ये सारी शक्तियां वास्तविक कार्यपालिका पे निहित हैं और संवैधानिक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका के आदेश पर या वास्तविक कार्यपालिका के इशारों पर इन शक्तियों का उपयोग करती है जो उसे दी गई हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है, मंत्रिपरिषद के सुझाव पर ही करता था, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, अपने स्वयमेव नहीं, सामान्य स्थितियों में। इसलिए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता या परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। पहला वाक्य मैंने आपको पढ़ा था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। उसी तारतम्य में आगे यदि आप पढ़ें तो आप भाषा ये रहेगी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद होगा जो उन्हें परामर्श देगा, सहायता देगा। और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श, उसी के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करेगा, दाएं बाएं नहीं। परामर्श से वो नहीं भटकेगा। दूसरे शब्दों में परामर्श का अर्थ एक तरीके से हम ये मान लें कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का एक तरीके से आदेश ही राष्ट्रपति को जाता है। चूंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रधान है, भले ही नाम मात्र के लिए है, आदेश शब्द के स्थान पर परामर्श या सहायता शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास हैं। राष्ट्रपति इन परामर्शों पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। तो ये बात सबसे पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ निहित हैं, कहाँ से वो शक्तियां लेता है। अब आते हैं हम राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं, क्या अहर्ताएं हैं। अनुच्छेद 58, 59, उसके लिए सबसे पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी, सिटीजन ऑफ इंडिया सर्वप्रथम। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए जरूरी है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं है। क्या है उसकी तीसरी शर्त? योग्यता हो लोकसभा के सदस्य बनने की। और लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, पर फिलहाल आपको इतना समझना जरूरी है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए राष्ट्रपति के पास वे होने चाहिए। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद से अर्थ है किसी सरकारी नौकरी में रहते हुए वह तनख्वाह ना पा रहा हो, ऑनरेरियम ना ले रहा हो, आय का दूसरा स्रोत सरकारी नौकरी ना हो। और अंतिम है राष्ट्रपति का
पद का जो उम्मीदवार है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो वह उम्मीदवारी या अपना दावा राष्ट्रपति पद के लिए पेश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो अगली पात्रता आवश्यक है वह है कि नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक हों। ये 50 प्रस्तावक के अलावा 50 अनुमोदक हों, यानी वे और ये लोग वो हैं जो निर्वाचक भी हों। तो इस प्रकार 50 और 50 100 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वह उम्मीदवारी अपनी रख सकते हैं। उम्मीदवार को नामांकन के लिए अगला बिंदु है 15,000 रुपये जमानत के रूप में देना होता है, और यदि कुल मतों का 1/8 भाग से कम मिले तो ये जमानत जब्त हो जाती है, ये राशि जब्त हो जाती है कुल मतों के 1/8 भाग को मिलने पर जरूरी है कि 15,000 रुपये नामांकन के साथ जमा करना होता है। तो राष्ट्रपति कौन हो सकते हैं, क्या पात्रता है, उसको जानने के बाद अब अगला है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन उसकी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल कोई एक नई या अलग संस्था नहीं है। निर्वाचक मंडल जो है उसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य रहते हैं। याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये विधान या निर्वाचक मंडल के सदस्य माने जाते हैं। निर्वाचक मंडल किस प्रक्रिया के लिए? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें ये लोग रहेंगे। एक बात महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, शब्द है कि निर्वाचित सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं। लोकसभा के 2 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य और विधानसभाओं के कुछ सदस्य निर्वाचित नहीं होते, वे नामित होते हैं, जिसके बारे में आगे विधायिका में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आपको ये याद रखना है कि केवल निर्वाचित सदस्य ही, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल के सदस्य बनते हैं। मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मनोनीत सदस्य जनता की भावनाओं को, जनता की के जरिए वो चुन के नहीं आए हैं, जनता की भावनाओं को वो वहाँ पे प्रदर्शित नहीं करते, वे तो नामित हैं। तो नामित लोगों को निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बनाएगा। अब हम आते हैं प्रक्रिया पर। इसकी प्रक्रिया को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला, अप्रत्यक्ष मतलब जनता स्वयं डायरेक्टली नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा, प्रक्रिया में एकल संक्रमणीय मत का सिद्धांत अपनाया जाता है। और तीसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत और उसके बाद अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या है, इसको थोड़ा हम बारीकी से समझेंगे। पहली बात तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्र और राज्य या संसद और विधानसभाओं को समान मताधिकार मिले।
समान मताधिकार। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे समान मताधिकार देने का प्रावधान आखिर क्यों है? इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश, पूरे राष्ट्र का प्रधान है, राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि उसका चुनाव इस प्रकार से किया जाए कि समान रूप से केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सके। समान रूप से केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व कर सके, इसके लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि दोनों के मत समान हों, मत संख्या समान हो। कौन दोनों की? संसद की एक ओर और विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या है उनके मतों की एक ओर, ये दोनों के समान हो। अब अगला चरण, प्रत्येक सदस्य जो होता है उसकी मत संख्या समान मान ली जाती है, चाहे वो संसद के हों या विधानसभाओं के हों, हर एक की मत संख्या समान। ये याद रखेंगे कि एक व्यक्ति एक मत, ऐसा नहीं है सिद्धांत। मतों की कुछ वैल्यू है जिसका एक गुणा भाग होता है, एक तरीका होता है जिस पे हम आगे जानेंगे। पर पहले ये समझ लें कि मत संख्या समान रखने का प्रावधान है। किनकी मत संख्या? सांसदों की और विधानसभा के सदस्यों की। संसद की तुलना में विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। संसद में कुल 545, लोकसभा धन 250, राज्यसभा इतने सदस्य होते हैं। तो और दूसरी ओर विधानसभाओं में पूरे देश की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या जोड़ें तो वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात देखा जाए तो यदि इसी पद्धति पे मत होगा तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मत की कीमत ज़्यादा होगी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मत कम होंगे। और चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश को प्रतिबिंबित करता है, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, एकता का स्वरूप है, इसलिए ये संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभाओं हो, दोनों के मतों की संख्या समान हो, बराबर प्रतिनिधित्व हो। इसलिए क्या है, मत संख्या को बराबर करने के लिए सदन के दोनों सदनों और विधानसभाओं के मतों को एक तरीके से पुनर्निर्धारित किया जाता है। मतों की वैल्यू या हम कहें मतों के मूल्य को निर्धारित करने का एक तरीका है। सर्वप्रथम राज्यों की विधानसभाओं की ओर जाएं तो प्रत्येक निर्वाचित सदन के मत का मूल्य निर्धारण कैसे होगा? विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारण क्या आधार? प्रत्येक सदस्य की मत संख्या या उसके एक मत का मूल्य निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना होता है। वह है राज्य की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाय 1000। ये जो आएगा उसको 1000 से भाग दे देना। तो उससे हमको क्या मिलेगा? उस विधानसभा के एक सदस्य के मत की संख्या, मत का मूल्य। अब संसद की बात करें। संसद में कैसे मतों का निर्धारण होता है? समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल का योग। अभी आपने जो देखा, राज्यों की विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मूल के मत का मूल्य निकला। उसके बाद मत का मूल्य निकालने के बाद इन सभी मतों के मूल्य को पूरा जोड़ दिया गया। ये हमको किस लिए करना होता है? सदन के दोनों सदनों के प्रत्येक
निर्वाचित सदस्य के मत के मूल्य के निर्धारण के लिए। तो फॉर्मूला क्या हुआ? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का योग, या कह लीजिए मत संख्या का योग, नीचे आएगा बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यदि ऐसा करेंगे तो उससे आप देखेंगे कि दोनों विधानसभाओं के सदस्यों के मत की कीमत और लोकसभा के सदस्यों के मत की कीमत बराबर हो जाएगी, कुल मतों की कीमत। ऐसा करने के बाद अगला जो प्रक्रिया का नियम है वह है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा या राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो उम्मीदवार हैं उसमें वही प्रत्याशी विजयी घोषित होगा जिसे एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त हों, अर्थात न्यूनतम कोटे का मत मिले, अर्थात उसे 50% से अधिक मत मिले हों। कितना? 50% से अधिक मत। इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए जो तरीका अपनाया जाता है न्यूनतम कोटा निर्धारित करने का, उसके लिए है दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या धन 1, और फिर दोनों के योग में 1 जोड़ दीजिए। तो उससे आपको क्या मिलेगा? न्यूनतम कोटा, जो किसी प्रत्याशी को विजयी घोषित करने के लिए आवश्यक है। इस पद्धति को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या 20,000 है तो न्यूनतम कोटा क्या होगा? कुल मतदाताओं के मायने ये हैं सांसद और सारे विधानसभा के सदस्य, इनका योग। यदि ये संख्या मालूम हो गई तो हम न्यूनतम कोटा कैसे निकालेंगे? कल्पना करिए इनकी संख्या 20,000 है, तो 20,000 बटे 1 + 1 ओवरऑल +1 इज इक्वल टू 10,001। 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 50% से ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में उम्मीदवार जो है जिसे 50% से ज़्यादा मत मिले हैं वह विजयी घोषित होगा, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा। किसी उम्मीदवार को 10,001 मत मिलने पर ही राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा, यदि इस उदाहरण को समझा जाए तो इस प्रकार हमने देखा कि मत कैसे तय किए जाते हैं, मतों के मूल्य कैसे तय किए जाते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि कुल मतों का विधानसभा के कुल मतों का मूल्य, विधानसभाओं के कुल मतों का मूल्य संसद के कुल मतों के मूल्य के बराबर हो, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि मिनिमम 50% मत पाना आवश्यक है, और उसको एक समझने की कोशिश की एक उदाहरण से।